नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हिंदी में तीसरा पाठ सेनापति पढ़ेंगे। सेनापति का जन्म संवत 1616 में हुआ था। ये दीक्षित गोत्रीय ब्राह्मण थे। दीक्षित गोत्र था इनका। उनके पिता का नाम गंगाधर और पितामह यानी दादाजी का नाम परशुराम दीक्षित था। उनके गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित। वे बहुत ही आत्मविश्वासी थे। कवि अपना परिचय देते हुए उन्होंने कहा है कि सेनापति सोई सीतापति के प्रसाद जाकी, सब कवि कान दे सुनत कविताई। यानी उन्हें अपनी कविता लिखने का उनका जो गुण था उसके ऊपर उन्हें बहुत ही विश्वास था और उन्होंने उस समय के सभी कवियों को एक चुनौती देते हुए कहा था कि सेनापति के ऊपर भगवान राम की कृपा है। सभी कवि ध्यान से सुने कि मैं जैसी कविता कर सकता हूँ वैसी कविता आप नहीं कर सकते। तो ये उन्होंने अपने बारे में कहा है। सेनापति रीतिकाल के महान और भावप्रवण कवि माने जाते हैं। रीतिकाल शुरू में अपन ने पढ़ा था 4 काल, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो सेनापति रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। कुछ लोगों का कथन है कि सेनापति इनका उपनाम या इनकी उपाधि थी, लेकिन इनका मूल नाम किसी को ज्ञात नहीं है। परंतु इस बात में बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि काव्य कला और मौलिकता की दृष्टि से युगीन कवियों में वे सेनापति की भांति थी। इनके संबंध में हो सकता है कि जानकारी का अभाव हो, लेकिन इस बात में बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि कविता करने की जो कला है उस जमाने के सभी कवियों में सबसे अधिक सेनापति में थी। युगीन कवि बोलते हैं उस युग के कवि। सेनापति राम भक्त कवि थे। श्लेष अलंकार के प्रयोग में वे सिद्ध हस्त थे। अलंकारों में श्लेष अलंकार का बहुत ही सुंदर और चमत्कारिक प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया है। उन्होंने किसी कवि का अनुसरण नहीं किया है, उन्होंने किसी को फॉलो नहीं किया है, बाकी के कवियों ने उनको फॉलो किया है। ये रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में आते हैं। इनकी 2 रचनाएं प्रसिद्ध है, काव्य कल्पद्रुम और दूसरी है कवित रत्नाकर। काव्य कल्पद्रुम जो अप्राप्य है, यानी ये ग्रंथ इनका प्राप्त नहीं हुआ है। इनका काव्य शास्त्रीय ग्रंथ रहा होगा। ये इनके कवित्वों में अलंकार और रस ध्वनि के उदाहरण एक से बढ़कर एक मिलते हैं। इन्होंने अलंकार संप्रदाय का अनुसरण किया है। तो स्टूडेंट्स, सेनापति का जो काव्य है उस काव्य में आपको कला पक्ष की प्रधानता मिलेगी। भाषा, शैली, अलंकार, मुख्य रूप से अपन कहें तो इनकी कविताओं में अलंकार का बहुत ही सुंदर और चमत्कारिक प्रयोग हुआ है। ये जो कविता इस पाठ में अपन पढ़ेंगे उनमें भी ये चीज़ अपन देखेंगे। सेनापति ब्रजभाषा के कवि हैं। साधारण शब्द भी उनके हाथ में आते ही एक सैनिक की भांति सशक्त बन जाते हैं। साधारण से शब्द भी जब कवि के हाथ आते हैं तो वह एक सैनिक की भांति शक्तिशाली बन जाते हैं। अर्थात साधारण शब्दों को भी अपनी कविता के माध्यम से शक्तिशाली बना देते हैं। ये वे फारसी शब्दों का भी प्रयोग करते हैं अपनी रचनाओं में। उनकी रचनाओं में प्रसाद और ओज गुण की प्रधानता है। कविता के गुण होते हैं ओज, प्रसाद और माधुर्य, 3। उनमें से प्रसाद और ओज गुण की प्रधानता है। जहाँ पर वीर रस होता है वहाँ पर ओज गुण होता है। परिमार्जित यानी निर्मल भाषा का प्रयोग और भावों की गंभीरता उनके काव्य की विशेषता रही है। यहाँ पर 4 कवित अपन पढ़ेंगे इस पाठ में, जिसमें ऋतु वर्णन का प्रौढ़ और प्रांजल नमूना है। ऋतु वर्णन, ऋतुएं सर्दी, गर्मी, वर्षा। प्रौढ़ कहते हैं मैच्योर और प्रांजल कहते हैं निर्मल, शुद्ध, स्वच्छ। इनमें पूरी निपुणता से ऋतु के उपादान कहते हैं अंग
और उन ऋतुओं के लक्षणों का उपयोग किया है। तो देखिए, ये जो पाठ अपन पढ़ रहे हैं इसमें सेनापति ने ऋतु वर्णन किया है। ऋतुएं जो है, जैसे वसंत की ऋतु है, तो वसंत की ऋतु के कौन कौन से तो अंग हैं और इस ऋतु के क्या लक्षण हैं। उसी प्रकार गर्मी की ऋतु के अंग और गर्मी की ऋतु के लक्षण, सर्दी की ऋतु के अंग और सर्दी की ऋतु के लक्षण, सभी ऋतुओं के अंग और उनके लक्षणों के बारे में बताया है। वसंत ऋतु जो है उसका पूरी वैभव और छटा के साथ पंक्तियों में पिरोया है। वसंत ऋतु का कवि ने जब वर्णन किया है तो वसंत को एक राजा की भांति दर्शाया है और कहा है कि जिस प्रकार राजा का जीवन वैभवशाली होता है उसी प्रकार ऋतुराज बसंत भी वैभव के साथ आता है। कवि ने ऋतु बसंत का सूक्ष्मता पूर्वक बहुत छोटी बारीकी से, एक छोटे से छोटी चीज़ भी जो बसंत ऋतु की है उस पर भी कवि ने फोकस किया है और उसका मानवीकरण किया है। मानवीकरण एक अलंकार होता है। मानवीकरण अलंकार वहाँ होता है जहाँ किसी भी प्राकृतिक अवयव को मानव की भांति बताते हैं। तो यहाँ पर बसंत एक ऋतु है, लेकिन उस ऋतु को एक राजा की तरह बताया है, मतलब ऋतु का मानवीकरण कर दिया, एक मानव की तरह बताया है उसको, इसलिए मानवीकरण का यहाँ पर सुंदर प्रयोग हुआ है। पूरा परिदृश्य राजा के आगमन काल के वस्तुओं और भावनाओं से गुना हुआ है। जिस प्रकार राजा आता है और राजा के आगमन के साथ जो एक वातावरण बनता है, ठीक उसी प्रकार का वातावरण वसंत ऋतु के आगमन पर बनता है। रंगीन उपवन सुगंधमय है। उपवन बगीचे रंग बिरंगे फूलों से भरे रहते हैं और उनकी खुशबू सर्वत्र चारों ओर फैल जाती है। कोयल चारण की भूमिका में पदगान कर रही है। कोयल जो है वो मानो ऋतुराज बसंत के आगमन की खुशी में कोई सुंदर गीत गा रही है। शोभा यानी सुंदरता के सुखमय उपकरण सेना की कवायद की छवि उत्पन्न कर रहे हैं और ये जो सुंदरता बसंत ऋतु की है उस सुंदरता को एक राजा की सेना के अंगों से उसकी तुलना की गई है, क्योंकि राजा एकाकी गमन नहीं करता है, राजा कहीं अकेला नहीं चलता है, राजा के साथ पूरी सेना चलती है। उसी प्रकार ऋतुराज बसंत भी अकेला नहीं आता है, वो भी अपने साथ रंग बिरंगे फूलों की सेना लेकर आता है। इसी तरह भीषण गर्मी के बाद झुलसी हुई प्रकृति पर जब वर्षा की बूंदें पड़ती है तो धरती नैनाभिराम और सुखमय हो जाती है। दूसरी ऋतु का वर्णन किया है कि भयंकर गर्मी के बाद जब वर्षा ऋतु आती है और वर्षा की बूंदें धरती पर गिरती है तो वह दृश्य नैनाभिराम, नैनाभिराम कहते हैं नैनों को, आँखों को सुंदर लगने वाला दृश्य उपस्थित हो जाता है और चारों ओर सुखमय वातावरण बन जाता है। मानसून का आगमन इस कृषि प्रधान देश के लिए एक उत्सव की तरह होता है। हमारा देश जो भारत है, उस भारत में अधिकतर जो जनसंख्या है वो कृषि खेती का काम करती है और हम सभी जानते हैं कि कृषि वर्षा पर निर्भर करती है और जब मानसून आता है तो किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे उनके जीवन में कोई सुंदर उत्सव का आगमन हुआ है। कवि ने डूबकर बरसात के ऋतु चक्र को आंखों के आगे साकार किया है और तीसरी ऋतु जो बरसात की है, वर्षा ऋतु का वर्णन करते समय मानो कवि जो है वो पूरी तरह से भावों में गहराई से डूबकर वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। इस हमले शीत ऋतु की आक्रामकता को सेनापति के आचरण में कवि ने वर्णित किया है। चौथी ऋतु जो है वो है सर्दी की ऋतु, शीत ऋतु, और शीत ऋतु को यहाँ पर एक सेनापति की भांति बताया है। यहाँ सेनापति कवि नहीं है, सेना में जो सेनापति होता है उस प्रकार, जिस प्रकार एक सेनापति शत्रु की सेना पर प्रबलता से आक्रमण करता है, उसी प्रकार शीत ऋतु रूपी सेनापति ने जन समुदाय पर आक्रमण कर दिया। सर्दी की ऋतु सेनापति है और जनता जो है वो मानो जैसे शत्रु की सेना हो, और उस शीत रूपी सेनापति ने
जन समुदाय पर आक्रमण कर दिया और इस हमले से पूरी प्रकृति पराजित हो जाती है। अर्थात जब भयंकर सर्दी पड़ती है तो प्रकृति भी जल जाती है। बर्फीली हवा की चुभन तीर के समान घातक है और ठंडी हवा ऐसे चलती है जैसे सेनापति तीर चला रहा है। सूरज का तेवर निस्तेज पड़ जाता है। जो सूर्य अप्रैल मई में भयंकर गर्मी देता है, भयंकर तेज प्रदान करता है, उसका तेज भी सर्दी की ऋतु में कम पड़ जाता है। अलाव की आग को घेरकर जन समुदाय ठिठुर रहे हैं। अलाव, आग जला लेते हैं लोग सर्दी से बचने के लिए। देशज समाज, देशज ग्रामीण समाज पर ऋतुओं के प्रभाव का इतना जीवंत वर्णन सेनापति को कालजयी कवि बना देता है साहब। और इन सभी ऋतुओं का ग्रामीण जनता पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका एक सजीव वर्णन यहाँ पर सेनापति ने किया है और ये वर्णन ही कवि को कालजयी बना देता है। अर्थात समय पर कवि की विजय प्राप्त हो जाती है, चाहे कितना ही समय क्यों ना निकल जाए, लेकिन कवि की इन रचनाओं का जो महत्व है वो कभी भी कम नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, ये इस तरह से 4 ऋतुओं का वर्णन अपन पढ़ेंगे। पहला है वसंत ऋतु, जिसमें कवि ने ऋतुराज बसंत को राजा की भांति बताया है। दूसरी ऋतु जो है वो गर्मी की ऋतु है, जिस गर्मी की ऋतु में भयंकर गर्मी पड़ती है, पूरी धरती जलने लगती है और उस पर जब वर्षा की बूंदें पड़ती है तो पूरा परिदृश्य सुंदर बन जाता है। तीसरी जो ऋतु है वो है वर्षात की ऋतु। जब वर्षा होती है चारों ओर जल ही जल दिखाई देने लग जाता है और प्रकृति में एक नए जीवन का संचार होता है। और चौथी ऋतु जो है वो शीत ऋतु। ये इसका परिचय हो गया है। अगला जो वीडियो आपको भेजेंगे उसमें चैप्टर पढ़ेंगे।